करता था। ओके आई वॉज सेलिंग एज ए कैप्टन ऑन ओके। द कार्गो शिप्स, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ज्यादातर देश और ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स देखे हुए हैं, हम्म। बाहर घूमे हैं सारी उम्र भर। तो अभी 2 साल से मैं रिटायर हो गया हूँ, घर पे हूँ। सो समय काफी होता है, तो काफी फोरम्स वगैरह ज्वाइन कर रखी हैं। तो उसी में अच्छा आपका लिंक मिल गया, तो मैंने कहा चलो ये 10 दिन का है, तो इसको थोड़ा इसको भी ऊपर देखा जाए, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। ओके डॉक्टर दिवेकर सर, आपके बारे में बताइए। हाँ, मैं वैद्य गोरख दिवेकर। मैं सुनाई दे रहा है ना मैडम? यस यस सर, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, तो मैं पुणे के पास ही, पुणे सोलापुर हाईवे पे ही वरवन गांव है, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा 15 बेड का आईपीडी सेटअप है और वेरी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ। और NABH का एक्रेडिटेशन भी लिया है हमने। वेरी नाइस तो सर, ये वेरी लिंक नाइस। तो व्हाट्सएप पे मेरे को ये लिंक मिली थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपन नाड़ी के बारे में सुन लेते हैं। बिल्कुल सर, आप सभी का बहुत हाँ बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से ये नाड़ी के सत्र के बाद आप खुद नाड़ी वैद्य बनेंगे, ये मेरा जरूर दावा है। और आप उम्र से भी काफी मुझसे सीनियर है, तो आई रिस्पेक्ट यू ऑल। और इसी के साथ हम एक डिस्कशन के रूप से इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, पूरा सिंपल लैंग्वेज में। जैसे डॉक्टर यहाँ पे हर्ष जी है जो कि नॉन मेडिको है, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी अभी हमने नरेश कुमार जी को भी देखा, वो भी नॉन मेडिको होते हुए भी उन्होंने इतने अच्छे से सब चीजें सीखी। मुझे याद है कि वो 2 साल पहले उन्होंने मुझसे प्रकृति सीखी, और सर से उन्होंने मर्म सीखा, नाड़ी सीखी, और देखिए कितनी अच्छे से वो प्रैक्टिस कर रहे। तो मुझे लगता है नॉलेज लेने के लिए कोई फील्ड की, कोई डॉक्टर की, किसी की मैं एक जरूरत नहीं चीज होती है। कहना चाहूंगा कि हम डॉक्टर तो है नहीं, और ना ही कोई ऐसी आशा है कि हम डॉक्टर बन पाएंगे। बस ये ठीक है, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से चलाने को, परिवार का अच्छी तरह से हम देख पाएं और अपना वो चलता रहे, तो वो हमारी कोशिश जरूर रहती है। क्योंकि आजकल मैं नेचुरोपैथी के बारे में काफी पढ़ता रहता हूँ, तो ये उससे रिलेटेड एक अच्छी चीज मिली सीखने को, तो मैं आ गया हूँ। आप हमारे नाम के साथ बार बार डॉक्टर बोलते हैं, तो वो थोड़ा नहीं अजीब नहीं नहीं सर, लगता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि है। मेजोरिटी होते हैं, हाँ इसीलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए हाँ अपने जी। आप को डॉक्टर हमारे साथ है। तो ओके, जैसे डॉक्टर के थैंक वाइफ यू। को हम मराठी में डॉक्टरिन बाई बोलते हैं ना, डॉक्टर की अच्छा वाइफ है, जी। वो डॉक्टर नहीं ओके होती फिर भी बोलते हैं, उसी तरह से आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके। आज मैं नाड़ी के इस अद्भुत ज्ञान को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहला आज मैंने बेसिक टॉपिक लिया है, नाड़ी परीक्षण क्यों करना चाहिए। नाड़ी परीक्षण एक ऐसी कला है, एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा साइंस है जो आयुर्वेद में अष्टविध नाड़ी परीक्षा, नाड़ी मलमूत्र जिह्वा शब्द स्पर्श दृक आकृति, हमारे आचार्य योग रत्नाकर और काफी भाव मिश्र है और कनाद ऋषि है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ आप सभी को, और कि कैसे नाड़ी परीक्षा या नाड़ी की विज्ञा का कैसे प्रचार प्रसार हुआ, किसने नाड़ी को लेकर प्रचार किया, और किन किन आचार्यों ने, किन किन वैद्यों में इस नाड़ी ज्ञान में अलग अलग संहिताओं को लिख कर रखा है। नाड़ी पर जो भी किताबें हैं, नाड़ी पर जो भी मटेरियल है, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करूंगी ग्रुप में भी। और इसी प्रकार से इस सभी के साथ, मतलब आपको नोट्स तो मिलेंगे, नाड़ी की किताबें मिलेगी, आपको जो भी नाड़ी से रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो सारा मटेरियल। और फिर अगर आप लाइक मेल पे भी हम लोग रिकॉर्डिंग भी ये करेंगे, जरूर मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी इसमें। और इस प्रकार से तो हम बात कर रहे थे कि नाड़ी परीक्षा क्यों करें। अब देखिए, पहले के जमाने में जब कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं था ना, कोई मतलब मेडिसिन की ब्रांच डेवलप हो गई थी ना, कुछ दवाई ज्यादा थी ना, लेबोरेटरी थी ना, एक्सरे था ना, सोनोग्राफी थी, नथिंग वाज देयर, कुछ भी नहीं था। बट फिर भी हमने देखा, हमने पिक्चरों में देखा, हमने रामायण महाभारत जैसे काव्य से सीखा, हमने कितने सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में देखा कि पहले राजाओं के दरबार में वैद्य हुआ करते थे, और वहां पर किसी को मूर्छा आ गई, किसी को जख्म हो गया, युद्ध पर से कोई वहां पे बीमार हो गया, युद्ध पर किसी को घायल कर दिया गया, तो सबसे पहले जाकर राजवैद्य को बुलाया जाता, और वो राजवैद्य सबसे पहले उस रुग्ण का हाथ पकड़कर नाड़ी पर हाथ रख देता था।
ये है 3 अंगुली और 1 नाड़ी का जादू। तो ये 3 अंगुलियां रखकर इस नाड़ी में वो स्पर्श से, बाय द टच सेंसेशन, वो वहां पर परीक्षा करता था और बता देता था कि जो भी है ये हुआ है, ये मेडिसिन लाओ, ये बूटी लाओ, ये जड़ी बूटी लाओ, ये हम लोगों को करना है, इसको इतनी बार चटाओ, इसको पैरों में ये लगा दो, ये काढ़ा पिला दो, जो भी उनका उपचार की तरीका एक होता था, उपचार उनका होता था, वो सारे उपचार वो वहां पर स्टार्ट कर देते थे। और बस मतलब वहां से ही हमने देखा कि नाड़ी परीक्षा का उपयोग किया जाता था। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, स्त्रियों के बारे में मैं बताऊंगी आगे कि स्त्रियों में आपने कभी ये विचार किया है डॉक्टर दिवेकर सर कि आप नाड़ी परीक्षा तो करते होंगे, आप खुद भी आपका हाँ हाँ। है। आप बताइए सर कि आप स्त्रियों और पुरुषों में नाड़ी परीक्षा करते समय कुछ फर्क करते हैं क्या? अभी जो भी सुनने में आया है तो पुरुषों की दाहिने हाथ की देखी जाती है और स्त्रियों की बाएं हाथ की। आपने खुद से तो कभी देखा क्या? हाँ, तो मैं उसी ढंग से पुरुषों की दाहिने हाथ की अपने दाहिने हाथ से देखता हूँ, स्त्रियों की बाएं हाथ की अपने बाएं हाथ से देखता हूँ। लेकिन इसके विषय में, नाड़ी के विषय में मेरे कोई गुरु नहीं रहे, तो इसके कारण बहुत सूक्ष्म जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो मैं इस ढंग से देखा करता हूँ। अच्छा, अच्छा। नहीं, लेकिन आपको ठीक है, मतलब जो भी है, बट आपको कुछ फर्क महसूस हुआ क्या? मेरा कहने का मतलब ये था। नहीं, इतनी अभी सूक्ष्मता से तो कोई फर्क नहीं महसूस हुआ है। अच्छा, ओके। डॉक्टर प्रेमलता जी, डॉक्टर मंदाकिनी, और कोई बताना चाहेगा कि आपने कभी ऐसे महसूस किया कि आप लाइक किसी आपके पास स्त्री रुग्ण आती है, उसकी नाड़ी देखी, फिर पुरुष रुग्ण आते हैं, उनकी नाड़ी देखी, तो कभी आपको कुछ महसूस हुआ ऐसा फर्क? ज्यादा। नमस्ते मैडम। नमस्ते डॉक्टर प्रेमलता जी, बताइए आप। स्वागत मैडम है ज्यादा आपका। तो नहीं, वहां पर थोड़ा सा बस वात पित्त कफ का हल्का हल्का देख लेते हैं, ज्यादा तो नहीं, इतना नहीं, नॉलेज नहीं है। स्त्री और पुरुषों में कुछ फर्क मिला आपको? नहीं मैडम, ये मैंने नहीं देखा। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई अब बात देखूंगी, अब नहीं। देखूंगी। यस यस, हाँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो देखिए, इस प्रकार से नाड़ी परीक्षा क्यों की जाती थी, तो ये हमने देखा कि परंपरागत, तो जैसे मैं बताऊंगी इतिहास में कि शिव तंत्र से शिव ने नाड़ी का प्रचार किया। एक इंटरेस्टिंग भी हमारे सामने अभी अभी हमने राम मंदिर में जैसे प्रतिष्ठा, अपना मंदिर पूजा, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, उसको देखा, तो उस सिलसिले में मैंने फिर एक इसमें बहुत अलग मैं बात बताने वाली हूँ आगे। तो स्त्रियों का परीक्षण कैसे करें? पहले तो स्त्रियां घर के बाहर निकल नहीं थी, घोषा पद्धति थी, तो मतलब स्त्रियों का बाहर निकलना मुश्किल ही था। तो कोई स्त्री बीमार हो जाती थी तो कोई किसी दाई को बुलाया जाता था और उसी से उसका परीक्षण करवाया जाता था। और अगर बहुत ही जरूरत पड़ी, बहुत ऐसी परिस्थिति आती है, नौबत आती है, तो फिर वैद्य को वहां पे बुलाया जाता था। तो वो वैद्य इस स्त्रियों का परीक्षण कैसे करे? क्योंकि पुरुषों को, पुरुष प्रधान संस्कृति था, वो समय अलग था। आज तो बहुत मॉडर्न समय है, मॉडर्न युग में हम लोग जी रहे, हमने पढ़ाई लिखाई की, हम लोग अलग अलग पोस्ट पर है, काम करते हैं दिन रात, कोई हमें पाबंदी नहीं है। बट पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल थी। तो बस ऐसे में कैसे नाड़ी का परीक्षण करें, कैसे वैद्य उस स्त्री का परीक्षण करे? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि घोषा पद्धति में एक वही सरल तरीका था, जिसके साथ हमने देखा, पिक्चरों में भी दिखा कि कैसे दीवार से पीछे रहकर छोटी सी खिड़की से वो महिलाएं घर के जो भी लोग आते थे, बाहर आते ही नहीं थे, मतलब हॉल में भी नहीं आते थे, अंदर से ही बातें करते थे। और उसी प्रकार से इसी के साथ फिर एक आसान सा तरीका वहां पर था कि हाथों से, यानी हाथ, अंगुलियों को, हाथों को बाहर निकाल कर पुरुष वैद्य या जो भी वैद्य, उनके द्वारा नाड़ी परीक्षा की जा सकती थी। तो घोषा पद्धति हो, जो भी पाबंद थे उस जमाने में, उन सभी पाबंदियों के साथ अगर कोई परीक्षण करना संभव था, तो वो केवल और केवल नाड़ी परीक्षा, बाकी परीक्षाएं भी करना संभव नहीं था। हाँ, अगर स्त्री या दाई थी, कोई लाइक उस बारे में जानकारी वाली कोई वैद्य थी, तो वो कर सकती थी। बट हमारा मतलब दुर्भाग्य बोले या जो भी बोले, मुझे लगता है, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं कि उस जमाने में, बट हाँ, आप देखिए ना, चरक संप्रदाय को पढ़िए, सुश्रुत संप्रदाय को, जो भी हमारे प्राचीन वैद्य परंपराएं हैं, प्राचीन डॉक्टर्स के नाम है, उनमें महिला डॉक्टरों के नाम बहुत कम है।
बहुत रेयर है। आपने हर्ष सर, आपने कभी देखा है, पढ़ा है किसी प्राचीन महिला डॉक्टर का नाम किसी को पता है तो नहीं, बताइए। ज्यादातर जो गुरु लोग हैं या सुश्रुत जी हुए या जिनका भी हम नाम लें, वो सब स्वामी या गुरु या ऋषि ही कह लो, वही रहे हैं। तो उसमें ऋषियों की परंपरा में तो हमारी देवियां बहुत हुई हैं, परंतु ऋषियों में कहीं उनका नाम बहुत कम ढूंढने को मिलता है। बिल्कुल 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 सर, वही जो भी संप्रदाय हुआ करते थे, हाँ लाइक जी। गुरु शिष्य परंपराएं चलती थी ना उस जमाने में, उस जमाने में कहीं पर भी ज्यादा स्त्रियों का नाम आता नहीं है, हाँ जी। बिल्कुल नहीं आता है। कुछ है, नहीं है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बट यही बात है कि और इसीलिए पुरुष ना प्रधान के संस्कृति बराबर है, ना के बराबर है। ना के बराबर है। हम्म। और इसी प्रकार से फिर ये आसान सा तरीका था कि केवल फिर क्या करे, नाड़ी परीक्षा करे। और कोई स्त्री रोग का अगर रुग्ण होता था, यानी गायनिक के कोई ये होते थे, उसमें लिए तो दाई थी। उस जमाने में, उसी जमाने से दाइयों की प्रथा होती है। और आयुर्वेद में भी हमारे धात्री की संकल्पना की है, यानी जो मतलब माँ से दूसरे, अगर माँ के पास बच्चे को देखने वाला कोई होता है तो वो आज बोलते हैं ना हम लोग, दादी होती है, नानी होती है, कभी मौसी होती है, चाची होती है, फुआ होती है, तो ये भी है रिलेशंस। वो आगे बाद में डेवलप हो गए। बट पहले के जमाने में हर स्त्री के साथ जो दूसरी स्त्री रहती थी, जो उसका ख्याल रखती थी, बच्चे का ख्याल रखती थी, वो होती थी धात्री, दाई। आयुर्वेद में हम लोग धात्री कहते हैं। तो यही, इवन यहाँ तक आयुर्वेद में तो इतने सारे, मतलब आउट ऑफ द, ये थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है, 2 लाइन में इसको खत्म करती हूँ कि आयुर्वेद में तो इतना तक माना गया है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है, छोटा बच्चा है और उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग धात्री का भी वहां पे चिकित्सा करें, जो उसको संभालने वाली होती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ संपर्क में रहने से भी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे धात्री के साथ, तो वो भी दुरुस्त होता है। ऐसी भी धारणा है, ऐसी भी हमारे यहाँ पे वर्णन मिलता है। बट आज के जमाने में इसको प्रूव करना इस प्रकार, आज के माए तो इतनी मॉडर्न माए हैं कि आज की माए तो बच्चों को मतलब ऐसा कुछ करने भी नहीं देंगी। वो मतलब उनके पास इंस्टाग्राम मदर्स। मेड होती है, उनके पास दाई होती है संभालने के लिए। बट इस टाइप का तो अभी तो प्रचलन नहीं है, बट ये था उस जमाने में। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि नाड़ी परीक्षा वहां से स्टार्ट हो गई, और ये आसान सा तरीका था बस, क्योंकि छूना वगैरह तो मना ही था, परीक्षण करना, जिबा दिखाओ, बीपी लो, और बाकी भी कुछ एब्डोमिन का एग्जामिनेशन कर लो, वगैरह वगैरह टेस्ट करवा लो, कुछ करना असंभव था। तो बस मुझे लगता है कि घोषा पद्धति में भी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जो भी संस्कृतियां है, उन सभी में फिर इसी परीक्षा का एक आधार था, और इसी कारण से नाड़ी परीक्षा आरंभ हो गई। बट थोड़ा बीच का जो समय था, थोड़ा दुख भी लगता है, कभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम, किसी ने नाड़ी को लेकर इतना नहीं समझाया, नहीं पढ़ाया। आज तो इतना नॉलेज बच्चों को मिलता है, बट उस जमाने में कोई नाड़ी वैद्य पढ़ाता नहीं था नाड़ी। हमारी शिक्षा प्रणाली तो पूरी करप्ट हो गई ना अंग्रेजों के बाद, क्योंकि जो हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली थी उसको तो हमने अपनाया ही नहीं कभी या चलने नहीं दिया। अब हम अंग्रेजों वाली शिक्षा प्रणाली बना रहे हैं जो हमें सिर्फ गुलाम बनने का करती है कि आप क्लर्की कर लोगे, अफसर बन जाओगे, परंतु आप जिंदगी जीने के कोई तरीके उसमें नहीं सीख पाते। यस। जो हमने फिजिक्स में पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा या मैथमेटिक्स में पढ़ा, कहीं जिंदगी में उसको यूज नहीं किया हमने। कैलकुलस पढ़ा। सो ऑल दीज थिंग्स, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा ऑफलाइन हो चुका है, विच इज प्रैक्टिकली नेवर इन टू लाइन विद आवर लिविंग। तो उसका इफेक्ट पड़ता है। यदि वो होगा तो फिर ये नाड़ी और आयुर्वेद और ये सब चीजें स्वास्थ्य के बारे में आएंगी उसमें, परंतु वो नहीं आती हैं क्योंकि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चाहते ही नहीं आएंगे। वो चाहते ही नहीं कि आप स्वस्थ रहो या अपने आप को देख पाओ या अपने परिवार को देख पाओ। वो डॉक्टरी कैसे, दुकान कैसे चलेगी उनकी? एलोपैथिक जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं करोड़ों में, वो कहाँ से चलेंगे? यस सर, यस, वही तो बात यदि है। आप नाड़ी देख के आप इलाज कर देंगे, उसका दवाई देंगे, जड़ी बूटी दे देंगे, तो उनके तो अस्पताल तो बंद हो जाएंगे ना। सर इसीलिए तो आयुर्वेद को मतलब आज तक राजाश्रय नहीं मिला है, या आयुर्वेद इतना उभर कर नहीं आ पाया, अभी आ रहा है फिर से। अभी तो आ आयुष मिनिस्ट्री में अभी काफी उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। परंतु एक बात और है ना, जैसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं, वो भी एक सटल तरीके से पीछे से उसको बढ़ावा दे रहे हैं अपना मिनिस्ट्री बना के, और
उसका प्रचार कर रहे हैं। डायरेक्टली बोलेंगे तो ये माफिया जो है मेडिकल वाला उनको भी रहने नहीं देगा टाइम पे। सर बहुत सारी मतलब इसमें कंट्रोवर्सीज बहुत है। हम बहुत जरूर यही था, यही मैं बताने वाली थी कि बीच का जो समय था जब वो हमारे जो साहित्य थे प्राचीन, लाइक नालंदा विश्वविद्यालय, ये वो सारे हाथ से इतने जला दिए मतलब, गए। ये सारा हमारा जो लिटरेचर था इतना मतलब बिखर गया, और हमारे पास बहुत कम बचा, मतलब बिल्कुल नहीं बचा ऐसा नहीं, थोड़ा ही बचा। और इसीलिए बीच में ये नाड़ी विद्या लुप्त सी हो गई थी। फिर हमारे कुछ गुरु हैं जिन्होंने फिर से इसको पुनरुज्जीवित करने का प्रचार प्रसार शुरू किया, आज से करीब 30 साल पहले। मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी डॉक्टर वसंत लाड़ सर का, जो आज कैलिफोर्निया में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हैं, और उन्होंने ही उनकी जो आर्ट ऑफ नाड़ी परीक्षा जो है सीक्रेट्स ऑफ पर्ल्स, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने, बहुत सुंदर किताब है, उन्होंने काफी काफी सारी किताबें लिखी। फिर उन्होंने पल्स को मॉडर्न तरीके से, आयुर्वेद तरीके से, चक्र, अलग अलग लेवल्स, उसमें इतना मानसिक प्रकृति, इतना सारा लिटरेचर भर दिया, बहुत ज्यादा तरीके से उन्होंने फिर उसको ये करना शुरू किया, क्लासेस शुरू किए, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर विदेश चले गए, वहां जाके वो सेटल हो गए। अभी वो विदेश में है, अभी बीच में वो आते रहते मतलब इंडिया में। तो उन्होंने मतलब उनके आप यूट्यूब पर भी लेक्चर्स है, उन्होंने नाड़ी को सिंप्लीफाई कर कर बताना शुरू किया। आज मैं आपको मतलब अलग अलग नाड़ी वैद्यों का मैं बता देती हूँ नाम, बिल्कुल, क्योंकि हम वही मैं बता रही थी नाड़ी परीक्षा क्यों करें। हमारे डॉक्टर अभी वैद्य नरेश कुमार जी है, मैंने उनका नंबर नेव वैद्य करके सेव किया है क्योंकि अभी वो वैद्य बन चुके हैं। तो ये नरेश कुमार सर भी, उन्होंने भी इसी प्रकार से सभी नॉलेज को अपना कर उन्होंने भी खुद से बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रचार भी कर रहे, प्रैक्टिस भी कर रहे। इसी प्रकार से हमारे भारत भर में फिर धीरे धीरे एक एक वैद्य आ गए। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक हमारे वैद्यराज है, बहुत प्रसिद्ध वैद्यराज है, उत्तराखंड में, देहरादून में ही वो उधर ही एरिया में है। उनकी एक सेटिंग की नाड़ी परीक्षा की फीस कितनी होगी बताइए, नरेश सर बताइए कितनी हो सकती है? कोई वैद्य नाड़ी परीक्षा से इतना, जनरली 500 रुपए, 1000 रुपए, वो 18 से 20 हजार रुपए लेते हैं सुनने में आता है, शायद में भी ज्यादा। अच्छा आप बताइए कम से प्रेमलता कम जी, एनी 18-20, गेसेस, इससे कम एनी ना गेस, देते हैं। कोई गेसेस डॉक्टर दिवेकर सर, कितना ले सकता है? मंदाकिनी, संपदा जी, कितनी फीस ले सकता है? मैक्सिमम हाईएस्ट बताइए, एकदम वीवीआईपी अगर वो होता है तो, एनी गेसेस? तब तो लाखों में जाएगी, वीवीआईपी है तो लाखों में जाएगी, फिर तो टच करने का ही ले लेंगे लाख। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कभी कि 3 अंगुली और 1 धमनी, ये आपको इतना नाम, शोहरत, पैसा दे सकती है। इसीलिए मेरा आज का टाइटल मैंने लिखा है नाड़ी परीक्षा क्यों करें। मतलब ये मैं नहीं कह रही कि पैसा कमाने के लिए करें, बट सच में आज समाज में, सोसाइटी में हमारे यंग जनरेशन को हमारी इन प्राचीन विद्याओं को लेकर अवेयर करने की जरूरत है, जो हमारे स्ट्रेंथ है, हमारे पावर है। These all are the boon for Ayurveda, and so that we are propagating this knowledge to the next generation. सारे वैद्य अलग अलग तरीके से बताते हैं। देखिए ग्रंथ हम सभी एक पढ़ते हैं, बस नॉलेज का डिसिमिनेशन अलग अलग तरीका है बताने का, पढ़ाने का, उसी से वो नॉलेज आगे पास ऑन होता है। किसी को मतलब ये कला आ जाती है, कोई थोड़ा पीछे रहता है, तो ये वैद्य है। नाड़ी परीक्षा करने के अलग अलग संप्रदाय है, जैसे लाड़ संप्रदाय है, मैंने जो पढ़ी है वो त्रिगुणा की जो परंपरा है, उनकी परंपरा से मैंने 5 लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस को पढ़ा वैद्य छाजेड़ सर से, और फिर मैंने इसको आगे खुद से अनुभव किया, खुद मैंने इसमें भी कुछ अपना भी अनुभव प्रकृति वाला डाला, और इस प्रकार से ये मेरा खुद का एक ये बन गया नाड़ी परीक्षा का। आप पश्चिम में जाएंगे तो नाड़ी परीक्षा अलग है, आप उत्तर की तरफ जाएंगे
तो नाड़ी परीक्षा अलग है। तो भारत के हर हिस्से में नाड़ी, एक शिव संप्रदाय की नाड़ी भी है, एक शिवाचार्य करके भी नाड़ी परीक्षा करने वाले हैं, भृगु संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय है नाड़ी परीक्षा के। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप एक समय पे लाइक एक ही तरीके से देखेंगे तो ज्यादा बेहतर बनता है, क्योंकि जैसे कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। कोई शास्त्र गलत नहीं होता, उसमें अलग अलग प्रकार, जैसे आप देखिए चरक संहिता में अलग जो स्रोतस होते हैं उसकी संख्या अलग है, सुश्रुत में अलग है, बाकी वाग्भट में अलग है। तो ऐसा नहीं कि चरक गलत है, वाग्भट गलत है, सुश्रुत गलत है। उनका जो तरीका है, काउंटिंग का तरीका होगा, उनका अभ्यास का तरीका होगा, इन सभी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसी प्रकार से नाड़ी परीक्षा पढ़ाने के तरीके में, देखने के तरीके में भले 3 ही दोष है, तीसरा मतलब चौथा दोष नहीं है, केवल 3 दोष है, वात पित्त कफ, चौथा दोष नहीं है, फिर भी ये सारी पद्धतियां है। ये मैं पहले क्लियर कर रही हूँ कि नाड़ी परीक्षा अलग अलग वैद्य अलग अलग तरीके से बताता है। तो मतलब हम सभी को फॉलो करेंगे, सभी का पढ़ेंगे और अपना अपना एक खुद का चला देंगे, ये इसमें हमें मतलब मेन निकालना है। तो इस प्रकार से नाड़ी परीक्षा से आप अपने आप को और मजबूत कर सकते हो, आप दूसरों को पढ़ा सकते हो, आप दोषों को समझकर डायग्नोसिस, निदान तक पहुंच सकते हो। मैंने एक वैद्य से सुना था, वो बता रहे थे, उन्होंने उनसे सीखा था कि एक ऐसे वैद्य थे, अभी तो वो नहीं रहे हैं, तो वो केवल नाड़ी देखकर बता देते थे कि उस रुग्ण को क्या हुआ है, क्या खाया, क्या पिया, इतना मतलब उन्होंने मुझे बताया कि वो कल क्या सब्जी खाई थी वो भी बताते थे, इतना उनके पास नॉलेज है। आज भी आप हर गांव में जाइएगा, ऐसे वैद्य है जो नाड़ी देखते हैं, उनको ज्ञान होता है, उन दोषों की स्थिति समझती है, शरीर में कौन सा दोष धातु क्या दुष्ट हुआ है, क्या बीमारी है, इतने तक जाकर नॉलेज बताने वाले वैद्य है। अभी उन्होंने कैसे सीखा, क्या सीखा, वो तो मतलब हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये बीच का जो काल था ये हमारे लिए बुरा काल था, बट अभी 25-30 सालों से, और अभी ये आई थिंक कोरोना के बाद तो एक लहर आई है नाड़ी की, और इसका इतना मतलब प्रचार हो रहा है, इतने लोग तज्ञ हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा यही उद्देश्य था कि हमारी प्राचीन इस ज्ञान को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, और इसीलिए हमें नाड़ी परीक्षा करनी है। हम नाड़ी परीक्षा से रोगों का ज्ञान करा सकते हैं, हम ना केवल रोगों का ज्ञान, बट रोग के साथ साथ उस रोगी की मानसिकता को भी समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं, मानसिक भावों का भी निदान हम इसमें करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक, प्रकृति के आधार पर मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से हम भावनाओं को, उसकी प्रकृति को दोषों के साथ जोड़कर समझ सकते हैं। आप सभी लाइक इसके बारे में जरूर आगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रकृति के ऊपर, तो मैं 1-2 महीने भी बोल सकती हूँ, इतना मेरे पास लिटरेचर है, इतना वास्ट नॉलेज है, बट इसको हम लोग बहुत सिंप्लीफाई कर कर बताएंगे, पढ़ाएंगे। चलिए, मैंने आज थोड़ा ये नाड़ी परीक्षा क्यों करें इससे स्टार्ट किया है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नाड़ी परीक्षा के इतिहास के बारे में, कि नाड़ी परीक्षा किसने कैसे शुरू की, किसने क्या लिखा नाड़ी परीक्षा को लेकर। अभी मैं पीपीटी शेयर करती हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। ज्यादा मतलब पीपीटी तो मैं आपको नोट्स ही देने वाली हूँ, तो इसमें कोई ये नहीं है। एक हमारे ये देखिए, नीड ऑफ पल्स एग्जामिनेशन, एक सिंपल सा श्लोक है। मैं ज्यादा थियोरटिकल और ज्यादा संहितोक्त पाठ नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि सिंप्लीफाई बताए। यथा वीणा गता तंत्री सर्वान रागान प्रबाधते, तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान। जैसे वीणा की तार जिस प्रकार से छेड़ते हैं उस प्रकार से राग का ज्ञान होता है, इसी प्रकार से हस्तगत नाड़ी सभी प्रकार के रोगों को प्रकाशित करती है। यानी केवल इस हाथ की नाड़ी को देखकर हम रोगों का ज्ञान कर सकते हैं, रोग का ज्ञान कर सकते हैं। अभी ये कुछ हमारे आचार्य है, आचार्य क्षारंधर, considered as the founder of Nadi Pariksha. Nadi Pariksha was titled under the Panch Nidan by Acharya Sharandhar and Ashtasthan Pariksha
by Acharya Yoga Ratnakar. It was the foremost among all other diagnostic tools mentioned by him. Later, Acharya like Acharya Bhav Mishra, Acharya Yoga Ratnakar, Basavaraj, Acharya Kanad Maharshi, आचार्य रावणा, आपने रावण को कभी आचार्य किसी ने बोला है आज तक? बताइए हर्ष सर, व्हाट यू थिंक अबाउट रावणा? नहीं, सुना तो नहीं है। ज्ञानी बहुत है, ये सुना है कि उन्होंने बहुत ग्रंथों का और बहुत ज्ञान था उनको, बहुत पढ़े लिखे थे, परंतु बिल्कुल। आचार्य भी थे, इसके बारे में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं है मेरे को, मैंने नहीं सुना ये। मैम वो एक वैद्य भी थे ऐसे, नाड़ी yes, तो उन्होंने ही लिखा है। yes, रावण very nice. मतलब मैं तो मतलब ना प्रणाम करती हूँ रावण जी को। yes, yes, बहुत ही exactly. टैलेंट, एक मतलब इतना राजा होके भी इतना टैलेंट। वैद्य उन्होंने किताब भी लिखा है मैम, मैंने पढ़ा है, वो याद नहीं आता तभी वो yes, yes, कहा yes. था आपके लिए। मैंने यही सत्र में बताया था। यस यस बिल्कुल। तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे, मैं अभी जब से मैंने इन बातों को समझा है तो मैं सभी को बोलती रहती हूँ कि आप, हम लोग राम का ही ज्यादा मतलब गुणगान गाते हैं भक्त के रूप में, तो आप रावण का भी थोड़ा सा जरूर एक साइड देखिए। हाँ, देखिए मुझे लगता है ना कि हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार से हम लोग रावण की सिर्फ बुरी पहलुओं को देखते हैं, अच्छी पहलू को भी समझिए। मैं समझाने वाली हूँ, मेरे सत्र में मैंने इसको खास इंक्लूड किया है। So Acharya Ravana have also contributed in giving more description and importance to the Nadi Pariksha. और नाड़ी विज्ञान तो भगवान शिव ने ही रावण को दिया था, और इसी के साथ बालकों की चिकित्सा भी भगवान शिव ने रावण को बताई थी। एंड सो रावणा, जिसको दशानन के नाम से जानते थे, वो ही असल में रावण कृत नाड़ी परीक्षा, मैंने अपने सीरीज का नाम भी इसीलिए रावण कृत नाड़ी परीक्षा लिखा है। रावण कौन थे हम सभी जानते हैं। रावण वाज अ ग्रेट आयुर्वेदिक फिजिशियन, एंड फिर जैसे उन्होंने कई सारे सिद्धांतों को, संहिताओं को लिखा, द बुक ही रोट अ वैल्यूएबल बुक नाड़ी परीक्षा दैट इज डिटेलिंग ऑफ द पल्स एग्जामिनेशन, अर्कशास्त्र compiling usage and dosage and cures of every herb for complex diseases, Arka Pariksha, work, tinctures and extracts, Kumara Tantriya, gynecology and pediatric medicine, Udisa Chikitsa, Udiya Chikitsa, Vatina Prakaranam, and Ravana was the founder of Sinduram medicine, and this medicine cures wounds and instantly. तो मतलब देखिए रावण ने he was the master of tantra vidya, so he used to practice the tantra vidya, वो भूत एंड सम्मोहन शास्त्र भी करते थे ना यूज में। और इन्हीं की रावण संहिता, a famous book which is an excellent compilation of his scholarly works। तो रावण ने, मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंदी में भी डाल दिया है कि हाउ रावण कैसे थे, बस थोड़ा सा उनको जो घमंड था, गुस्सा था, उनके कारण, ईगो के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो अहंकार मनुष्य को भी होना नहीं चाहिए, और इस प्रकार से फिर उनके अहंकार ने ही उनको गलत राह पर चल दिए खुद से। और फिर आगे आप सभी जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, किस प्रकार से फिर उन्होंने उनका बर्तन बदलता गया एंड ऑल द थिंग्स, कैसे फिर रामायण किस प्रकार से हुआ हम सभी जानते हैं, है ना। तो ये सारे देखिए, ये सारे आचार्य रावण के सारे लिटरेचर से, शिव तांडव स्त्रोत, रावण संहिता, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा, उन्होंने देखिए कितना मतलब अचंभित करने वाला ये लिटरेचर है कि नाड़ी परीक्षा में उन्होंने नर्वस सिस्टम और तंत्र के बारे में भी लिखा है। कभी सोच सकते हैं हम लोग कि रावण मतलब इतने नॉलेजेबल थे, उनको हम एक क्रूर नजर से ही देखते रहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी, इसके अलावा ये सारे तो ग्रंथ है ही, प्राकृत कामधेनु, लंकेश्वर, रावणीयम, सबसे पहले रावण ने ही अंगुष्ठ मूल स्थित नाड़ी को जीवन की साक्षी मानकर यही नाड़ी सुख दुख को बताती है यह माना। तो हम लोग इसीलिए आज भी ये लिखा हुआ ग्रंथों में आज भी देखिए आप केवल एंड केवल अंगुष्ठ मूल स्थित नाड़ी का ही परीक्षण
ज्यादा प्रचलन में है। 100% नहीं कहूंगी, बट 99%। आप मुझे बताइए थोड़ा, आप में से किसी ने दूसरे स्थान पर जाकर नाड़ी परीक्षा की है क्या? दिवेकर सर, आप क्योंकि प्रैक्टिस करते सीनियर मोस्ट है, बताइए। अन्य स्थान पर दोषों के हिसाब से तो नाड़ी परीक्षण नहीं किया है। नहीं नहीं, मतलब अन्य स्थान, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब जो भी अन्य स्थानों में नाड़ी लगती है तो वहां पे जैसे वात रक्त का रुग्ण है, गंभीर वात रक्त का, तो उसमें वहां रक्त का संचरण है कि नहीं है, कि दोषों के कारण विबंध निर्माण हुआ, ये देखने के लिए नाड़ी परीक्षा की। लेकिन दोष कौन से, वात पित्त कफ या सन्निपात, इसके लिए पैरों में या अन्य जगह पे नाड़ी परीक्षण नहीं किया है। अच्छा, डॉक्टर प्रेमलता जी, आपने किया है किसी और नाड़ी का परीक्षण? पीएससी पे जब थे ना, तब वो यहाँ पे बस क्लेविकल बोन के आसपास, अच्छा, बस वो एक पेशेंट डेड हो गया था, तब उसका देखा था। वो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे क्लोज पीएससी कैरोटिड पे। आर्टरी में कल बताऊंगी इसके हाँ। बारे में कि अलग अलग स्थान क्या है, और फिर मैं कल एक एक्सक्लूसिव टॉपिक में बताऊंगी कि बाकी स्थानों पर नाड़ी परीक्षा और हाथ की नाड़ी परीक्षा में क्या फर्क है। अभी मैंने हाँ। जस्ट पूछा कि क्यों बाकी के नाड़ियों में, और ये नरेश जी आप भी बताइए। बहुत मुश्किल है जी देखना, समझ नहीं आता एक तो पहली बात। यस, और दूसरी बात, अच्छा भी नहीं लगता। कई बार पेशेंट को जैसे नाड़ी 7 जगह से देख सकते हैं अपनी, सबसे बड़ा रीजन ये है। हाथ मिलाना परंपरा सबसे बढ़िया, हाथ वाला अच्छा जी। हाथ वाला अच्छा है, यही तो है तरीका। इसीलिए मैंने बताया ना कि इसको क्यों प्रैक्टिस में जल्दी लाया गया, प्राचीन जमाने में भी इसमें यही था, इजी था, हाँ, बहुत इजी होता है ना। इसमें दूसरा इस वात पित्त कफ का एक सीरियल है, उसमें उल्टा हो जाता है जी। अगर अपने कहीं और से देखेंगे ना, तो उसमें उल्टा हो जाएगा सिस्टम। बिल्कुल सिस्टम उल्टा हो जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं संपदा जी, और या कोई और डॉक्टर, या कोई और बताना चाहता है इसके बारे में, तो बताइए कि दूसरे हाथ की नाड़ी आपने कभी देखी क्या, और क्या अनुभव मिला। ये हमारे आचार्य कनाद है, कनाद घृत नाड़ी परीक्षा भी काफी प्रचलित है। जैसे जैसे सूरज उगता है, हमारी शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा भी बेहतर होते हैं। इसीलिए हम लोग मानते हैं, हालांकि बहुत कम लोग उठते होंगे, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे। आप ब्रह्म, देखिए मैं आपको भी, हम लोग एक कल परसों के दिन वगैरह ट्राई करेंगे। सवेरे में 6 बजे का एक सत्र लूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि हम नाड़ी परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए, आप अपने स्पर्श ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार का अभ्यास प्रातः काल में करते हैं। क्योंकि नाड़ी परीक्षा हो या आयुर्वेद की कोई भी परीक्षा हो, सही तो या क्लासिकली साइंटिफिकली, इट शुड बी डन एट अर्ली मॉर्निंग, बिफोर बाकी सभी कामों के पहले इसको करना होता है। तो सवेरे, एक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सवेरे उठना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। जब सूर्य उगता है और जब सूर्य चरम पर होता है, तो हमारी शारीरिक ऊर्जा, हमारी पाचन ऊर्जा, हमारी मानसिक ऊर्जा भी अपने चरम पर होती है। और इसीलिए हम सबसे हमारा जो बड़ा भोजन होता है, दिन के समय में करते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को फॉलो करते हैं कि जब सूरज डूबता है तो वो भोजन का सेवन कम कर देते हैं। बट आज उल्टा जमाना आ गया। आप जाइए बाहर, थोड़ा निकलिए। मैडम माधुरी मुंबई में रहती है, मुंबई तो रात भर चलती है, रात भर सब खुला रहता है। तो कितनी मतलब पूरी विरुद्ध दिशा से हम चल रहे हैं। और हम देखते हैं ना कि जैसे समय आता है ना, शाम का टाइम आता है, तो वी आर फीलिंग लो। हम बोलते नहीं भाई, अब बस हो गया आज का, अब कल करेंगे। तो कल करेंगे, क्यों कल करेंगे? एंड दिस इज ड्यू टू सूरज। क्योंकि सूरज डूब रहा है, सूरज ही हमें तेज प्रदान करता है, इसीलिए सूरज से ही हमें ज्ञान मिलता है। और इसी प्रकार से जब सूरज उगता है, तो अगर आप नाड़ी का ज्ञान करते हो तो वो करेक्ट नॉलेज देता है। और हम इस प्रकार से वी फील लो एट द इवनिंग टाइम। और इसीलिए ये बात भी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेज भाव जितना अच्छे से हम महसूस करेंगे, उतने अच्छे से हमारे दोषों की स्थिति भी करेक्ट होगी, और हमारा जो भी ज्ञान है उस समय होने वाला, वो भी हमें सही तरीके से होगा। सो दीज आर द 5 फिंगर्स, इसके नाम मैंने दिए हैं। तो आप हम लोग कल से इसी प्रकार से इस नामों से ही बुलाएंगे। लाइक फॉर इंडेक्स फिंगर वी कॉल एज तर्जनी, फिर मध्यमा अंगुली मिडल फिंगर, थर्ड फिंगर वी कॉल एज अनामिका, and for little finger we call as kanishth anguli, and for thumb
यू अंगुष्ठ मूल, अभी मैंने बताया था ना श्लोक, अंगुष्ठ मूल स्थित, यानी अंगूठी के नीचे जो नाड़ी चलती है उसी को जीव साक्षिणी बताते हैं रावण जी। आदो वातवहा नाड़ी मध्य वहती पित्तला, अंते श्लेष्म विकारेण नाड़ी के त्रिधा मता। तो पहली वात की नाड़ी, फिर मध्यमा में पित्त, और लास्ट में कफ नाड़ी। नाड़ी और दोष ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं इतिहास और इसके बारे में बता रही थी, थोड़ा सा इसमें मैंने मॉडर्न लिटरेचर भी डाला है, हालांकि मैं सिंपल ही बताने वाली हूँ। व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ पल्स? सिंपल एक ही पीपीटी है ये। फिजियोलॉजिकली आप थोड़ा आपसे भी मैं सुनना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं दिवेकर सर, पल्स क्या समझते हैं, नाड़ी को आप क्या समझते हैं? व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड द नाड़ी? हमें नाड़ी क्यों लगती है? व्हाई वी फील द पल्स? तो अभी मॉडर्न के हिसाब से जब देखा जाए तो हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, तो वो प्यूरिफाइड ब्लड फ्लो होता है, तो तब हमको नाड़ी का स्पर्श पता चलता है। व्यान वायु से जब वो रस और रक्त का प्रक्षेपण होता है पूरे शरीर के तर्पण के लिए, तो उस समय हमको नाड़ी का स्पर्श पता चलता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात? हाँ जी, इसमें जैसे मॉडर्न साइंस तो 72 से 75 पल्स गिनता है। जब नाड़ी देखते हैं तो वात की नाड़ी की कैलकुलेशन अलग आती है, पित्त की अलग आती है और कफ की अलग आती है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, हम रोज चेक करते हैं। बिल्कुल। इससे दोषों का मालूम चल जाता है बीमारी क्या है मेरी। यस। तो नाड़ी कैसे बनती है, मैं इसको कल डिटेल में पढ़ाऊंगी कि नाड़ी में स्पंदन क्यों महसूस करते हैं। बट जैसे सर ने बताया, बिल्कुल करेक्ट है ये फिजियोलॉजिकल, शास्त्रीय दृष्टिकोण से पल्स नाड़ी, इट इज द एक्सपांशन ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द हार्ट बीट, एंड दैट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी हमारे हृदय में, हृदय रक्त का सप्लाई करता है, हम जानते हैं ना, हृदय से ही सारे शरीर में रक्त फैलता है। तो ये रक्त हृदय से निकलते समय अलग अलग हृदय की शाखाओं से वो चलता रहता है। वो चलते समय उस रक्त के प्रवाह के कारण जो वहां पे एक स्पंदन, एक बीट महसूस होता है, इसी को हम मॉडर्न में पल्स या आयुर्वेद में नाड़ी कहते हैं। समटाइम्स, अभी आ गई आपकी बारी प्रेमलता जी, समटाइम्स द पल्स कैन नॉट बी टेकन एट द रिस्ट। कभी कभी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया पेशेंट का, दोनों हाथ टूट गए, तो नाड़ी कहाँ देखेंगे? वो मैं बताऊंगी अगले इसमें कि नाड़ी कहाँ कहाँ देखनी होती है। एट समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो सकती है एट द नेक अगेंस्ट द कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड पल्स कहते हैं इसको। और कभी कभी फिर पॉपुलेटल आर्टरी, यानी हमारे पैरों में, नी में। The heart rate may be greater as or less than the pulse rate depending upon the physiologic demand, and in this case the heart rate is determined by auscultation. हमें हार्ट रेट को अगर जांचना होता है तो वही यूज स्टेथोस्कोप यूज करके आप हृदय का परीक्षण, नाड़ी ऑस्कल्टेशन करिएगा, आपको ये आराम से मिल जाएगा। ये थोड़ा फिजियोलॉजिकल वैल्यूज है कि पल्स किस प्रकार से ट्रेवल करती है, उसका रेट क्या होता है, इसको हमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। इसमें भी वही मॉडर्न का थोड़ा सा मैंने दिया था, ताकि थोड़ा साइंटिफिक भी नॉलेज आपको मिले कि किस प्रकार से जो पल्स होती है या ब्लड प्रेशर कैसे ट्रेवल होता है। हमारा जो हृदय है, किस प्रकार से हृदय के कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, हृदय की आकुंचन, एक आकुंचन का मैंने आगे मैं इमेज शेयर करूंगी, ये पल्स पॉइंट्स का है, छोटा सा मैं बताती हूँ आज के लिए। फिर हम इस सत्र को आज के लिए रुकवा देते हैं, फिर कल हम लोग अलग अलग तरीके से इसमें बात करेंगे, शायद इसमें नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे हृदय की गतियां होती है, उसी प्रकार से इसी हृदय की गतियों के कारण ये जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे जो जुड़ी होती है धमनियां होती है ना, तीन प्रकार, तीन धमनियां मुख्य होती है। इन तीन धमनियों में ब्लड आता है और फिर वो सर्कुलेट होता है पूरे छोटे छोटे धमनियों के थ्रू पूरे शरीर में वो सर्कुलेट होने लगता है। तो ये सर्कुलेट होते समय यहाँ पर जो भी एक उस रक्त का प्रवाह के समय, देखिए आप मान लीजिएगा कि कोई एक सिंपल सी जैसे पाइप होता है ना, पाइप को समझिएगा, एक पाइप है। मैं थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ सके। मान लीजिएगा कोई पाइप है या कोई भी, अभी मेरे पास ये पेन ड्राइव है, इसको मान लीजिएगा ये ट्यूब है। व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली ट्यूब?
अब इस ट्यूब से पानी जा रहा है, रक्त जा रहा है, दूध जा रहा है, जो भी जा रहा है, लिक्विड जा रहा है। इसको ट्यूब नाप कब देंगे हम लोग? जब इसमें कोई ना कोई प्रवाह होता है। इसी प्रकार से, इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो हमारी नाड़ियां है, जो पल्स है, और इसी नाड़ियों की तरह ही जो धमनियां होती है, जिसको आर्टरीज कहा जाता है, इसी धमनी से भी इसी प्रकार से एक ब्लड का फ्लो होता है। देखिए अभी ये मान लीजिएगा आर्टरी है, या कोई ट्यूब मान लीजिएगा, कोई चैनल मान लीजिए, इसमें कोई तो कुछ रक्त प्रवाह हो रहा है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। तो अगर पाइप में अब पानी आता है ना, पहले पानी के लिए, आज भी पानी भरने के लिए हम लोग पाइप लगा देते हैं, तो पाइप में कुछ पानी आने के बाद आप देखते होंगे ना, कुछ महसूस होता है, आवाज आती है। पानी जब पाइप से बहता है तो ऊपर से हमें पता चलता है कि वहां से पानी जा रहा है। सेम थिंग यहाँ पे है, जब हमारी चैनल से ब्लड फ्लो होता है तो उस प्रवाह से वहां पे कुछ थोड़ा सा एक सेंसेशन महसूस होता है। इसी सेंसेशन को हम नाड़ी नान देते हैं, इसी को हम ऑथेंटिकली कहते हैं धमान। क्या बोलते हैं? धमान यानी पल्स, धमनी। धमनी, हम धमनी का परीक्षण करते हैं। सो यही, आप इसको नाड़ी मान लीजिएगा, आप इसको ट्यूब मान लीजिएगा, आप इसको चैनल, जो भी नाम दे, पर इसी से प्रवाह होता है। और आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, जब कोई भी फ्लूइड किसी ट्यूब से, चैनल से पास होता है तो उसके स्पर्श के कारण वहां हम इसको ऊपर से महसूस करते हैं। बस हम वही कर रहे हैं ना, हमारी जो धमनी रक्त को ले जा रही है उसको हम त्वचा के ऊपर से स्पर्श करके समझ रहे हैं, और उससे हमें पता चलता है कि उसका क्या नेचर है, हृदय कैसे काम कर रहा है। यही नाड़ी परीक्षा है। और इसीलिए हृदय को समझने के लिए, हृदय की गति को समझने के लिए, हृदय के कार्य को समझने के लिए हमें नाड़ी परीक्षा करनी है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग नाड़ी परीक्षा। हम लोग नाड़ी परीक्षा इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे बात को आप? यस 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 मैम। कैसे लगा बताइए? इज देयर एनी डाउट? आज हमने सीखा एक बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक तो यस, क्लियर ऑन दैट। Yeah. Hope you are getting interest.